अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। अच्छा, जब एक हाइपोथेसिस जो है उसको रिपीटेड एक्सपोजर दिया जाता है एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंटेशन होती है। अच्छा, ये सारा जो है ये दरमियान में मलेरिया वाली एग्जांपल है। तो मलेरिया वाली एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एंड पे जो है ना वो कर लेंगे, ठीक है। अब जब रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स हो जाती है तो मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट जो है वो क्या करता है, he has to publish that experiment in their journals, or he has to talk about his experiment in meetings and different areas, ताकि क्या हो कि जो लोग उसे सुन रहे हैं वो भी क्या करें, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करें और उस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करें, जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है उसको वेरीफाई करें, ठीक है। अब अगर एक हाइपोथेसिस को रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन मिलती रहे लेकिन उसको फाल्सीफाई ना किया जा सके, उसे जुटलाया ना जा सके, तो बायोलॉजिस्ट का जो माइंड है वो कॉन्फिडेंस उसका बढ़ जाता है अपने हाइपोथेसिस के ऊपर, अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो जो ऐसा वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस होता है जो बाकी लोग भी परफॉर्म करें लेकिन वो फाल्सीफाई ना हो सके, तो उसको आप कहते हैं थ्योरी, ठीक है। थ्योरी जो है वो एक एविडेंस का बहुत बड़ा पीछे हाथ होता है, जो कि बहुत सारे एविडेंसेस मिलते रहते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट से एक थ्योरी बन जाती है। अच्छा, एक प्रोडक्टिव थ्योरी क्या करती है, ये आप जो है ना नोट कर लीजिएगा कि एक प्रोडक्टिव थ्योरी का काम क्या होता है। ये पेपर में आता है, आजकल आ रहा है पिछले 1-2 सालों से, कि प्रोडक्टिव थ्योरी जो है वो क्या काम करती है। प्रोडक्टिव थ्योरी जो होती है वो न्यू हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जिस तरह प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया एक अच्छा हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब अगर ये एक थ्योरी बन जाती है और हमें पता चल जाता है कि जो प्लाज्मोडियम है वो कॉज है किसका, मलेरिया का, तो ये न्यू हाइपोथेसिस को सजेस्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेसिस इस पे ये बन सकता है कि मलेरिया का कॉज जो है वो अगर प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम कैसे पेशेंट के ब्लड के अंदर इंटर हुआ है, उसके ऊपर भी आपके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया हुआ है बुक में। ये मलेरिया वाली जो एग्जांपल है उसमें ये बताया हुआ है कि भाई मच्छर के थ्रू जो है ना मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है बेसिकली प्लाज्मोडियम को इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब ये भी एक प्रोडक्टिव थ्योरी है, क्योंकि इस पे भी मज़ीद हाइपोथेसिस बन सकता है कि एक मच्छर के अंदर जो है ना वो प्लाज्मोडियम कैसे एंटर होता है, ठीक है, और प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसमिट होता है मच्छर से इंसान में। तो डिफरेंट तरह के हाइपोथेसिस को सजेस्ट करती है एक प्रोडक्टिव थ्योरी, ठीक है। और टेस्टिंग चलती रहती है। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट इसको एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं और थ्योरी को भी डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर एक थ्योरी जो है एक डाउटफुल अप्रोच को सरवाइव कर जाए और तब भी अपने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से प्रूफ होती रहे, तो ऐसी थ्योरी जो है वो क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है या फिर प्रिंसिपल बन जाती है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट लॉज की एग्जांपल्स हैं। जैसे टेंथ जो है उसमें, टेंथ ग्रेड में आप लोगों ने पढ़ना है मंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसी तरह हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, और उसके अलावा थ्योरीज़ की एग्जांपल डार्विन की थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है। इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। अच्छा, ये चीज़ क्या है, अब अगर ये जो है ना ये आपने उसमें लिखना है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स की, ये एक्सटेंशन है कि आपने डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है और डाटा को एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। बेसिकली डाटा की ऑर्गेनाइजेशन और डाटा की एनालिसिस जो है वो बायोलॉजिकल मेथड के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। डाटा होता क्या है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप ऑब्जर्वेशन से लेते हैं या जो आप एक्सपेरिमेंट से लेते हैं उसको आप क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ली हैं, मॉस्किटो के हवाले से ली हैं, ह्यूमन के हवाले से ली हैं, तो उसको आप जो टेबल फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो दैट इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज डाटा, ठीक है। अब डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि डाटा को आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ठीक है। अब एक हाइपोथेसिस बनाने के लिए ज़रूरी है कि साइंटिस्ट क्या करे, अब कलेक्ट करे सारी ऑब्जर्वेशंस को और ऑर्गेनाइज करे ऑब्जर्वेशंस के डाटा को, ठीक हो गया। अब ऑब्जर्वेशंस के डाटा को ऑर्गेनाइज करने का क्या तरीका है, ये इसने बताया है। ग्राफिक्स है, टेबल्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं, डिफरेंट तरीके से हमें जो तरीका आसान लगे हम उस तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइज होने के बाद क्या है, डाटा का एनालिसिस है कि हम डाटा को एनालाइज कैसे करें, ठीक है।
अब जो डाटा एनालिसिस है वो इसलिए नेसेसरी है क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए प्रूव करना होता है कि हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है, ठीक है। तो ये किस तरह से डन किया जाता है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच से। स्टैट्स और मैथमेटिक्स के टूल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। इन दोनों को टूल्स को यूज़ करके डाटा एनालिसिस हम लोग करते हैं, ठीक है। व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर जैसे ए और बी जो है वो एक्सप्रेस किया जाए क्वोशंट की फॉर्म में, यानी ए रेशियो बी या ए बाय बी करके जो है ना इसको एक्सप्रेस किया जाए, तो दिस इज़ नोन एज रेशियो ऑफ वन नंबर टू द अदर। अब रेशियो को हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, बाय पुटिंग अ डिवीजन, या फिर हम कोलॉन लगा के, यानी कोलॉन जो है ना वो एक मार्क होता है दो नंबर्स के दरमियान में। जिस तरह हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं 50 मलेरियल पेशेंट्स की और 150 नॉर्मल पर्सनस की, तो हम लिखेंगे 50 रेशियो 150। तो 50 वंस आर 50 एंड 50 थ्रीज आर 150। तो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगी वो 1:3 आ जाएगी। यानी कि ये हम अगर डाटा को, लार्ज डाटा को हैंडल करना चाहते हैं तो हम रेशियो और प्रोपोर्शन के टूल्स जो है ना वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्रोपोर्शन क्या है, जब आप दो इक्वल रेशियोज़ को इक्वालिटी के साइन के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं, दैट रेशियो डी। इन दोनों को आप क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी साइन। इक्वालिटी का साइन भी लगा सकते हैं और ये वाला साइन भी आप लगा सकते हैं 4 डॉट्स वाला, ठीक है। बेसिकली प्रोपोर्शन क्या है, दो रेशियोज़ के दरमियान में रिलेशन है। अच्छा, अगर प्रोपोर्शन को आपने एक्सप्रेस करना है तो आप इस तरह से प्रोपोर्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ए रेशियो बी और उसके बाद इक्वालिटी का साइन लगा लें, या फिर आप ये 4 डॉट्स वाला साइन लगा लें, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे सी रेशियो डी। अच्छा, प्रोपोर्शन क्यों दी जाती है, प्रोपोर्शन इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपको 3 वैल्यूज़ उस पूरे प्रोपोर्शन में से मालूम हो तो चौथी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बायोलॉजिस्ट है वो कैलकुलेट करना चाह रहा है कि कितने बर्ड्स जो हैं उनको मलेरिया हुआ है जब उनको मॉस्कीटो से बाइट अलाउ किया गया है, इन्फेक्टेड मॉस्कीटो का बाइट अलाउ किया गया है। तो 100 टोटल हमारे पास हेल्दी स्पैरोज थी, जब उनको अलाउ किया गया कि जो इन्फेक्टेड मॉस्कीटो हैं उन्हें बाइट करें तो कितने बर्ड्स को जो है ना मलेरिया हुआ होगा। तो अब प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये नोट किया था कि जब उन्होंने बाइट करने के लिए कहा था 20 स्पैरोज को, तो उनमें से 14 को क्या हुआ, मलेरिया हुआ। अब वो क्या कर सकते हैं, अब इसका वो प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। लाइक देखें 14:20 हो गया, यानी टोटल 20 स्पैरोज थी, उसमें से इन्फेक्टेड कितनी थी, 14 थी। अब 100 स्पैरोज है तो इन्फेक्टेड कितनी होंगी, एक्स हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे उसने प्रोपोर्शन दिया है 14:20 प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 100। अब क्या होगा कि हमने 14/20 लिख दिया और इधर x/100 लिख दिया। 100 इधर डिवाइड हो रहा है x के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा x = 70। इसका मतलब है कि अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर टोटल स्पैरोज़ 20 होंगी तो उसमें से 14 इफ़ेक्ट हुई हैं, अगर टोटल स्पैरोज़ 100 हैं तो उसमें से 70 इफ़ेक्ट हुई हैं, ठीक है। बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स है वो समराइज़ करने में और कैलकुलेशन करने में और मीन वैल्यू देने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक हो गया। ओके, आगे है मैथमेटिक्स कि मैथमेटिक्स कैसे इंटीग्रल पार्ट है एक साइंटिफिक प्रोसेस में। जब आप बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो यू हैव टू यूज़ अप्लाइड मैथमेटिक्स टू सॉल्व दैट स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं जिनमें मैथमेटिक्स का नॉलेज यूज़ होता है, जैसे जीन की फाइंडिंग है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन इंटरेक्शन है, तो इसमें हमें बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या करनी होती है, यूज़ करनी होती है, ठीक है। अच्छा, एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स की साथ बात कर रहे हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बायोलॉजिकल डाटा की एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का जो यूज़ है दैट इज़ एक्चुअली नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है ना क्वेश्चंस हैं, 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास हम मलेरिया की एग्जांपल है जो कि हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और हमारा जो लेक्चर है वो भी एंड हो जाएगा और चैप्टर भी एंड हो जाएगा, सेकंड चैप्टर। फिर